बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज 14 मई है, दिन है जुमेरात का और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। दोस्तों, 4 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। इमरान खान की रिहाई का साल 2026, एक और दावा सामने आया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये आखिरकार ये दावा क्यों किया है। क्या पीपल्स पार्टी इमरान खान के कंधे को इस्तेमाल करके उनकी रिहाई के मामले को मुद्दा बनाकर क्या इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत को ब्लैकमेलिंग कर रही है, इसकी तफसील मैं दोस्तों आपके सामने रखूंगा आज के इस नशिस्त के अंदर। और फिर बादशाह सलामत का हुक्म नहीं चलेगा, ये बादशाह सलामत हैं कौन, और इनसे भी आपको मिलाएंगे आज के इस प्रोग्राम में। और फिर इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, जरदारी साहब ने ये क्यों कहा और अब वो अपनी सेकेंड टियर लीडरशिप के ज़रिए क्या पैगाम पहुंचा रहे हैं। क्या सिंध के अंदर जो जमातें जिनको दबाया गया उन्हें बतौर हथियार इस्तेमाल किया जाएगा और क्या इस्टेब्लिशमेंट को एक नए महाज का सामना करना पड़ेगा। जरदारी साहब क्या घर जाएंगे या इस्टेब्लिशमेंट हमेशा के लिए राज करेगी। दोस्तों, इसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और फिर दोस्तों, इस्टेब्लिशमेंट की एक इंतहाई अहम शख्सियत को फारिग कर दिया गया है और अगर ये कहा जाए कि उसे ओएसडी बना दिया गया तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। और इस नई कुर्सी पर, इस नए ओहदे के ऊपर नई शख्सियत कौन आई है ये भी आपको बताएंगे। और प्रोजेक्ट पिंकी ये किसने लॉन्च किया और इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने का मकसद क्या था, खास तौर पर फैसलवाड़ा की एक स्टेटमेंट। और फिर 800 ड्रोन हमले हुए हैं एक ही रात में और ये हमले कहाँ हुए इसका भी मुकम्मल हाल वाला आपके सामने रखेंगे। और कुछ वीडियोस आपको दिखाएंगे चीन से, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे और उन्होंने चीनी हम मनसब से क्या मुतालबा किया। लेकिन व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरखास्त है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हमारा 1 मिलियन का टारगेट है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, अल्लाह ताला के हुक्म से और आप तमाम दोस्तों के ताउन से हमें से जरूर अचीव करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको खबर दें कि आज बुशरा बीबी की फैमिली से मुलाकात का केस था जिसमें पिटिशनर है उनकी बेटी और दूसरी तरफ सलमान अकरम राजा उनकी रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब की अदालत है जहां पर यह मुद्दा उठाया गया कि पाकिस्तान में जिस तरह इमरान खान को पिछले 3 वर्षों से उनका एक्सेस बंद किया गया और 6 माह हो गए उनकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही, उसी तरह बुशरा बीबी को भी टारगेट किया जा रहा है, सियासी तौर पर यह निशाना बनाया जा रहा है। सलमान अकरम राजा का यह मौक़िफ़ ये था कि ये एक बादशाह सलामत का हुक्म नहीं है कि जिसके ऊपर अमल किया जाए, और बादशाह साहब कहते हैं कि मुलाकात नहीं करवानी तो मुलाकात को रोक दिया जाता है। दोस्तों, जो मौक़िफ़ था सलमान अकरम राजा का और जो अदालत की ऑब्जर्वेशंस हैं ये मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। बुशरा बीबी मुलाकात केस में जो अहम मुकालमा हुआ, सलमान अकरम राजा साहब का इमरान खान से जेल मुलाकात के बाहर आकर किसी किस्म की सियासी गुफ्तगू ना करने का बयान हल्फी मौजूद है। ये हुकूमत का मौक़िफ़ था कि आप भी खान साहब से मिलते रहे, बुशरा बीबी से आपकी मुलाकातें हुई और आपने बाकायदा अदालत में एक बयान हल्फी जमा करवाया कि जनाब हम किसी किस्म की गुफ्तगू नहीं करेंगे। अब इसके ऊपर सलमान अकरम राजा साहब ने, जो दूसरी तरफ से वकील थे प्रोसिक्यूशन के, उनको रोका। उन्होंने कहा जी कि मैंने ऐसा कोई बयान हल्फी जमा नहीं करवाया। और दोस्तों, आपको याद होगा कि सलमान अकरम राजा इससे पहले भी इसी किस्म के केस की पैरवी कर रहे थे जिसमें बुशरा बीबी और इमरान खान की मुलाकातों का मामला था। उस वक्त ये बयान हल्फी देने के हवाले से प्रोपेगेंडा किया गया कि सलमान अकरम राजा ने अदालत के अंदर बयान हल्फी जमा करवाया कि भाई ठीक है, हम जिस तरह जेल से निकलेंगे हम बात नहीं करेंगे। और इसके ऊपर अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब को उन्होंने याद करवाया कि आप ही का हुक्म था कि मैंने बयान हल्फी नहीं दिया, बल्कि मैंने एक तरह से यकीन दहानी कराई थी अदालत को कि भाई हम बाहर नहीं बात करेंगे, हम चैम्बर में कर लेंगे, हम कहीं और जाकर कर लेंगे, अगर बात करना इतना ही ज़रूरी है। तो इसके ऊपर जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने कहा कि जी मुझे बिल्कुल याद है। तो अब मामला ये है कि बेटियों की मुलाकात नहीं करवाई जाती, ज़रूरी सामान को रोक लिया जाता है। आज जो फैसला महफूज किया गया उससे पहले हुकूमती वकील का, जो एडवोकेट जनरल साहब इस्लामाबाद के हैं, उनका क्या जवाब था। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल की रिपोर्ट में बुशरा बीबी से फैमिली की मुलाकात में इजाज़त देने की मुखालफत। जो खातून बाहर बैठी है उन तक मुलाकात की कहानी कहाँ से पहुँच जाती है, वो ट्वीट करती हैं और मुल्क में फिर खौफ और हरास फैल जाता है। मुल्क नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है, इस दौरान ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं की जा सकती। देखिए, ये सारा मामला इमरान खान की वजह से है ना। इमरान खान ने पाकिस्तान की सालमियत को ख़तरे में डाल दिया। पाकिस्तान में IMF हमें 1.3 जो उसने अरब हमें दिया और कर्जा पाकिस्तान का बढ़ता जा रहा है, ये भी इमरान खान की वजह से। पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, ये भी पाकिस्तान में इमरान खान की वजह से। पाकिस्तान में दहशतगर्द दिन फिरते हैं, बन्नू में उन्होंने अटैक किया, KPK के अंदर हमला कर रहा है, वो भी इमरान खान की वजह से। और हमला इसलिए होता है कि अंदर से पैगाम दिया जाता है। इस्टेब्लिशमेंट को ये सोचना होगा, पाकिस्तान में इदारों को ये सोचना होगा कि जिस बुनियाद के ऊपर आप ये खेल खेल रहे हैं कितनी देर चलेगा।
पाकिस्तान की आवाम को पता है कि क्यों किया जाता है। गिलगित बल्तिस्तान में भी एक जमात से निशान इसलिए छीन लिया गया कि मुल्क के हालात जो हैं बहुत ही ख़राब हैं। एक पार्टी को दोबारा आपने वही फार्मूला इस्तेमाल किया। सब कुछ तो आप कंट्रोल कर चुके हैं, सब कुछ आपके हाथ में है। मुल्क की सालमियत, मुल्क की खुद मुख्तारी के नाम पर इमरान खान और बुशरा बीबी के ऊपर जुल्म किया जा रहा है। देखिए, खान साहब के मामले में तो चलें सियासत समझ में आती है कि वो बात करते हैं जो कि उनका हक है। गोरे के कानून को तुमने पाकिस्तान में पाकिस्तान के मकबूल तरीन जमहूरी लीडर के ऊपर लागू करके अपनी मर्जी का कानून बनाकर तुम ये समझते हो कि पाकिस्तान के अंदर हक और सच की आवाज़ दबा लोगे। ऐसा नहीं होगा। आज इस हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के हालात दोस्तों ये हैं कि इतना सब कुछ करने के बावजूद इन गिलगित बल्तिस्तान के अंदर ये फैसला नहीं हो रहा कि हुकूमत हमें किसको देनी है, क्योंकि जमहूरियत के रास्ते से अगर आप आएंगे तो वहाँ पर फैसला जो है वो पाकिस्तान की आवाम का सिर्फ इमरान खान होगा। दोस्तों, गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से हम अगली निश्चित में तफसील से बात करेंगे, लेकिन अदालती कार्रवाई में जो अहम रिमार्क्स थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और फिर इसके बाद सलमान कमराजा साहब ने ये जो लफ्ज़ बादशाह का इस्तेमाल किया। अब ये जो खौफ व हिरास की बात की जा रही है, इसके ऊपर एडवोकेट जनरल साहब जो हैं नवीद हयात मलिक साहब, उन्होंने सलमान कमराजा को कहा कि भाई हमने किसी बादशाह का हुक्म नहीं मानना, हमने कानून के मुताबिक चलना है। जेल सुपरिटेंडेंट जेल का वज़ी-ए-आज़म है, जेल सुपरिटेंडेंट समझता है कि वायलेशन हो रही है तो मुलाकात रोक देते हैं। ये उनका जवाब था जो आज अदालत के अंदर जमा करवाया गया। ये भी कौम को ज़रूर बता दें कि 2 मुलाकातें हैं, मंगल और जुमेरात की। बहनों की मुलाकात किस कानून के तहत रोकी जाती है? ये सब कुछ तो जी जनरल डायर ने भी नहीं किया होगा। जो आज पाकिस्तान में हो रहा है, रोज़ाना की बुनियाद पर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी और इन पाकिस्तान में आम आदमी के जो हकूक़ हैं उनको पामाल किया जाता है। यहाँ पर पिंकी प्रोजेक्ट लॉन्च ज़रूर होता है और इस प्रोजेक्ट के तहत सोशल मीडिया से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान के टेलीविज़न चैनल्स को आपने बाकायदा ब्रीफ किया। आपसे कुछ ही देर पहले दोस्तों मेरी एक टेलीविज़न चैनल में बात हुई एक दोस्त से, तो उन्होंने कहा जी कि हमें तो हर चीज़ बाकायदा एडिटोरियल पॉलिसी में ये कह दिया गया है कि आपने हर बुलेटिन में से टॉप ऑफ द हेडलाइन रखना है, ताकि एक तो जी वो नाम जो इस्तेमाल करते हैं इसके ऊपर सियासत हो रही है। और फैसल वाडा ने आकर कहना शुरू कर दिया कि देखें ये पिंकी हुक्मरान, तो उनका इशारा किस तरफ था पूरी दुनिया जानती है। लेकिन ऐसे ओछे हथकंडों से, किसी के बादशाह के हुक्म से पाकिस्तान के अंदर आप जमहूरियत को कुछ अरसे तक तो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ये ताहयात ये काम नहीं होगा। और ये जो आपने अपनी अलग से एक रियासत बनाई हुई है, इसका अंजाम बहुत ही भयानक है, क्योंकि पाकिस्तान 25 करोड़ आवाम का पाकिस्तान है। ये किसी फ़र्द वाहिद का पाकिस्तान नहीं है और किसी बादशाह का यहाँ पे हुक्म नहीं चलेगा। दोस्तों, मैं आपको एक खबर ये भी दे दूँ, और इसमें जो दलील थी सलमान कमराजा की कि मरियम वट्टू जो ट्वीट्स करती हैं, इसका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, एक बात तो ये वाज़ेह हो गई कि मरियम वट्टू ने जितनी भी तफसीलात अब तक बताई हैं, इन्हें बाकायदा मॉनिटर किया जाता है। और अदालत में जो आज दलाइल दिए गए उससे भी ये ज़ाहिर होता है कि जो एडवोकेट जनरल साहब का मौक़िफ़ था, वहाँ पर बैठे हुए लोग रिकॉर्डिंग्स करते हैं, सुनते हैं, उसके बाद देखा जाता है कि मरियम वट्टू जो ट्वीट कर रही हैं ये बिल्कुल दुरुस्त है और ये इन्फॉर्मेशन जिस तरह से बाहर आ रही है। आपको एक बात याद रखनी है कि इमरान खान की आँख का मामला है। पिछले मंगल को भी उनकी मुलाकात हुई बुशरा बीबी के साथ, 35 मिनट की मुलाकात थी। और इस मुलाकात के अंदर यकीनन दोनों ने दुख सुख किया होगा, अपने हालात और किस तरह से तकालीफ बर्दाश्त कर रहे हैं, नफसियाती जंग और जो तकलीफ़ें उनके ऊपर इस वक्त जो जिस तरह से उनको निशाना बनाया जा रहा है, ये तमाम चीज़ें जब बुशरा बीबी तक पहुंचती हैं और उनकी मुलाकात होगी तो ये इन्फॉर्मेशन बाहर आएगी। और यही खौफ है, एक पैटर्न फॉलो किया जा रहा है इमरान खान और हसीरान के हवाले से। दोस्तों, आज किसी दोस्त ने बड़ा खूबसूरत लिखा हुआ था कि असल PTI जो है वो तो कैद है, और जो इस्टेब्लिशमेंट की PTI यानी वो लोग जो कॉम्प्रोमाइज़ हैं वो आपको बाहर दंदलाते हुए नजर आएंगे। तो पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की रिहाई एक ऐसा मामला है जिसे कंट्रोल किया जा रहा है, और पाकिस्तान में अदालतों के अंदर जो कुछ हो रहा है वो स्क्रिप्ट दिया जाता है। अब देखना ये होगा कि अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब जो हैं वो किस किस्म का फ़ैसला देते हैं। लेकिन दोस्तों, इनका फ़ैसला जो भी आएगा, आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सेकेंड टियर लीडरशिप है उसने बाकायदा तौर पर वफाक, इस्टेब्लिशमेंट और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के ऊपर बाकायदा हमले शुरू कर दिए। और वो उन दलाइल के साथ मैदान में उतरे हैं जिनके खिलाफ माजी में ये एक महाज बनाते रहे, यानी इमरान खान। नदीम अफजल चंद साहब जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी हिस्सा रहे और फिर उसके बाद वो वापस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में चले गए। आज उनका एक इंटरव्यू था, उन्होंने 4 से 5 ऐसी बातें कही हैं। एक तो आसिफ अली जरदारी साहब के इस्तीफ़े के हवाले से, और फिर दूसरी तरफ इमरान खान का उन्होंने नाम इस्तेमाल किया और उन्होंने एक पेशन गोई भी की है।
नदीम अफजल चंद साहब ये कहते हैं कि इस साल इमरान खान की रिहाई हो जाएगी। आपने एक जमहूरी लीडर को, पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर को 3 बरस से जेल में रखा हुआ है, इससे ज़्यादा आप क्या करेंगे? आपको अल्टीमेटली इमरान खान को रिहा करना पड़ेगा। देखिए, ये सिग्नलिंग होती है। पूरी दुनिया को मालूम है कि इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से, इस्टेब्लिशमेंट के हुक्म से इस वक्त इमरान खान जेल के अंदर हैं, और जब वो कहेंगे तो तमाम केसेस एक एक करके खुलना शुरू हो जाएंगे। और पीपल्स पार्टी अब ये कर रही है, कैच इसके अंदर ये है कि वो इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दे रहे हैं कि भाईजान, आप हमारे साथ नहीं चलना चाहते, आप हमारे ऊपर प्रेशर डालेंगे, आप नैब को हमारे पीछे लगाएंगे, कोई बात नहीं, आप हमारी गुड गवर्नेंस की बात करेंगे, ये भी कोई मामला नहीं है। लेकिन याद रखिएगा कि जेल में बैठा हुआ शख्स जो है, अगर हमने उसके साथ इत्तेहाद कर लिया तो आपके लिए हालात मुश्किल हो सकते हैं। दोस्तों, इस किस्म की खबरें भी आई। पीपल्स पार्टी में मेरी 3-4 लोगों से बात हुई है, और मैंने पेशावर में भी कुछ लोगों से बात की। फैसल करीम कुंडी का मिलना ये ऐसा नहीं है। ये जो सॉफ्ट सिग्नलिंग की जा रही है, इसमें इस्टेब्लिशमेंट को ये बावर करवाया जा रहा है कि अगर आप हमें इस निज़ाम से अलग करेंगे तो चला कर देख लेंगे निज़ाम, हमारे बगैर ये निज़ाम नहीं चलेगा। चीज़ों का सियासी हल होता है। आज उन्होंने एक और बात कही कि जिसे आप डील कहते हैं ना, ये डील नहीं, ये मिसाक जमहूरियत है। मेरे भाई, आपने एक जनरल से बचना था, और दो एक दूसरे को, जो चोर डाकू और एक दूसरे की कैरेक्टर असैसिनेशन करने वाली शख्सियात जो हैं, वो साथ मिलकर बैठ गई। उन्होंने कहा यार, आपस में तो हम बाद में निबड़ लेंगे, पहले इस जनरल को तो बाहर करें। और नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डर होता है। ये नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डर जो था, बेनिफिशियरी हैं आप। बेनजीर बेनिफिशियरी थी, आसिफ अली जरदारी बेनिफिशियरी है, नवाज शरीफ बेनिफिशियरी है। और नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डर जनरल ने खुद कहा था कि ये मेरी गलती थी, और वो ऐसी गलती हुई अगर पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातों को हमेशा के लिए, और जो इनकी जराइम की एक लंबी लिस्ट है, अगर इनके जराइम ना होते तो ये कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना होते। ये फाइलें बनती इसलिए हैं। आज वो कहते हैं जी कि नैब को हमारे खिलाफ पीछे लगा दिया। यार, कुछ होगा तो लगाया जाता है ना। इमरान खान के खिलाफ तो एक घड़ी थी 190 मिलियन बॉन्ड, वो भी सरकारी खजाने में चला गया, कौमी खजाने में चला गया, लेकिन इल्ज़ाम में इमरान खान के ऊपर है। तो चंद साहब, जो आप बातें कर रहे हैं, सॉफ्ट सिग्नलिंग अच्छा है। आप लोगों को उम्मीद दिलवाएं कि इमरान खान इस साल में रिहा हो जाएंगे 2026 के अंदर, लेकिन इतना आसान नहीं है, क्योंकि उनकी जमात और इस्टेब्लिशमेंट का दोनों का मूड नहीं है कि वो इमरान खान की रिहाई के लिए कुछ करें। इस्टेब्लिशमेंट चाहती नहीं कि वो बाहर आएँ। नून लीग कभी भी नहीं चाहेगी कि इमरान खान बाहर आ जाए, तो फिर उनको किसने पूछना है? इनका जो गठजोड़ इस्टेब्लिशमेंट के साथ चल रहा है। और दूसरी तरफ आप इमरान खान के नाम को इस्तेमाल करें जितना आप कर सकते हैं, और दें एक वार्निंग इस्टेब्लिशमेंट को। लेकिन इमरान खान की रिहाई का ये जो एक और दावा है, ये सिर्फ दावा, इसमें कोई हकीकत नहीं है। दूसरी बात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर मुल्क का सियासी निज़ाम नहीं चल सकता। खबरदार कि पार्टी को दीवार से लगाने की कोशिश की तो ख़तरनाक नताइज होंगे। देखें, सिंध के हालात तो ख़राब होंगे, ये तो बात बिल्कुल दुरुस्त है। सिंध के अंदर इनकी हुकूमत है, और वो खामोशी से नहीं बैठेंगे। और दूसरी बात यह है कि फिर उन तमाम फोर्सेस से मिलेंगे जो इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग के खिलाफ जो है वो महाज क्रिएट कर सकती हैं। अब एक और जो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी, उन्होंने कहा जी कि पीपल्स पार्टी को आपने साथ मिलाया, तहरीक इंसाफ को निकाल दिया। अगर पीपल्स पार्टी को भी निकाल देंगे तो निज़ाम कैसे चलेगा? देखिए, पाकिस्तान के अंदर इस निज़ाम को जिस तरह से धक्का दिया जा रहा है, उसमें 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। तमाम सियासी जमातें एक तरफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तरफ। अगर उन तमाम सियासी जमातों में से सिर्फ नून लीग और MQM और इस्टेब्लिशमेंट बच जाए, और पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ दोनों मैदान में होंगे, अपोजिशन जमातें इकट्ठी हो जाएं और साथ हो फजल रहमान का, तो इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक दिन भी गुजारना इतना आसान नहीं होगा। देखें, दिल बड़ा करें, और अगर आप वाकई पाकिस्तान के अंदर इमरान खान का नाम इस्तेमाल करके और ये कौम को झूठी जो तसल्लियाँ दे रहे हैं, 28वीं तरमीम से इनकार कर दें। कॉन्सिक्वेंसेस इसके जो मर्जी हों, कहें कि भाई ठीक है, केसेस करने केसेस करो, लेकिन हम 28वीं तरमीम में तुम्हारे साथ नहीं देंगे। लेकिन वहाँ पे बिलावल का मामला है ना। और ख़बर दोस्तों अब ये भी आ रही है कि मुतादिद सूबे बना दिए जाएंगे, जैसे मैंने आपको पहले भी बड़ी डिटेल के साथ बताया। और सबसे पहले इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर हमने बात का आगाज़ किया। लोगों ने तो ये आइडिया जो था वो पिच करना शुरू कर दिया था कि कराची का सूबा होगा, पंजाब का, जनूबी पंजाब का सूबा होगा, और इस तरह के सूबों की बात हुई। लेकिन नेशनल मीडिया के ऊपर ये डिबेट शुरू नहीं हुई थी। प्राइवेट महाफिल के अंदर टेलीविजन चैनल्स के मालिकान ने शुरू किया, और हमने इस प्लेटफॉर्म का एजाज़ है कि हमने यहाँ पे तो हमने खुलकर बात की कि ये सूबे बनाने का असल माजरा क्या है। तो अब सूबों की बात भी हो रही है। फिर वो ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने सिंध में इस्तेकाम बरकरार रखा हुआ है। अगर पीपल्स पार्टी को निज़ाम से बाहर करेंगे तो सिंध की सूरत हाल कैसे कंट्रोल करेंगे, सिंध की कौम परस्त जमातों से आप कैसे निपटेंगे। उन्होंने ये भी धमकी दे दी है कि अगर हम चाहेंगे तो फिर हम इनको भी आपके खिलाफ खड़ा कर देंगे। तो फिर ये कितने लेवल्स के ऊपर, तहरीक इंसाफ,
KP के सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी और बलूचिस्तान के हालात वैसे ही ख़राब है और सिर्फ आपका बच जाता है जी पंजाब, और वहाँ पर भी पीपल्स पार्टी जो है वो मुल्तान के अंदर एक्टिव हो जाएगी। तो ये शायद इतना आसान नहीं। पीपल्स पार्टी से ब्लफ कर रही है, वो ये चीज़ों को इस्तेमाल कर रही है, मैसेजिंग हो रही है स्ट्रॉन्ग किस्म की, और उसके बाद अमल दरामद जो है वो फिर जरदारी साहब ने खुद करना है। पीपल्स पार्टी माजी में भी नैब एंटी करप्शन इदारों का मुकाबला करती रही है और अब भी हम करेंगे। तो ये अफजल चंद साहब थे जिन्होंने तहरीक इंसाफ के अंदर रहकर भी पार्टी को अच्छे वक्तों में इस्तेमाल किया, जब बुरा वक्त आया तो ये पीपल्स पार्टी में वापस चले गए। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको खबर ये भी दे दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज मुलाकात का दिन था। जो भी इन्होंने लिस्ट जारी की है, अब तो खैर मैंने वो लिस्ट देखना ही छोड़ दी है, क्योंकि उस लिस्ट के अंदर जितने नाम रखे जाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहिए कि आप इस महाज को खाली मत छोड़ें, आप ज़रूर जाएं, जाकर वहाँ पर धरना दें, लोगों से बात करें और लोगों को लेकर जाएं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर यकीनन ये मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। आपने एक महाज जो है वो क्रिएट किया, उस महाज को आप अपने हाथों से, उस पोस्ट को जो है आप उनके हवाले करते हैं। तो ये एक अनफॉर्चुनेट मामला है पाकिस्तान के अंदर। लोगों को सोचना चाहिए कि ये सिर्फ आपकी आज़ादी की बात नहीं है, असीरान की आज़ादी की बात नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान की आज़ादी की बात है, आम आदमी के हकूक़ की बात है। और अगर आप इसे डिले करेंगे उसके नताइज जो हैं बहुत ही भयानक होंगे। दोस्तों मैं आपको खबर ये भी दे दूं कि इस मुल्क के अंदर तहरीक इंसाफ अपने वर्कर का कितना ख्याल रखती है। देखें कुछ ऐसी खबरें मैं आपके साथ गाहे बकाए पहले भी शेयर करता रहा हूँ। जितने भी असीरान को गिरफ्तार किया जाता है ना, अदालत के बाहर से, अडाला के बाहर से, या फिर क्रैकडाउन किया जाता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर लॉयल है इमरान खान के साथ। और वो वर्कर जिसके लिए इमरान खान कुर्बानी दे रहा है। आपको याद होगा कि खान साहब को जब ये ऑफर्स करवाई गई तो इमरान खान के एक ही जुमला था कि मेरे असीरान का क्या बनेगा, पहले इनको निकालें, वर्कर को निकालें, शाह महमूद कुरैशी को निकालें, बाकी लोगों को निकालें, फिर मेरे से आपने आकर बात करनी। क्योंकि इमरान खान ये समझते हैं कि भाई अगर मैं डील करके बाहर आ गया या मुल्क से बाहर चला जाऊँ तो मेरे वर्कर का क्या कसूर है। उसे अपने ख़ानदान को तबाह कर दिया, अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया, अपनी ज़िंदगी को कुर्बान कर दिया। सर अब तो लोगों की अमवात की खबरें आ रही हैं, तो वर्कर को मत भूलिएगा। मेरी ये रिक्वेस्ट है तहरीक इंसाफ के लॉयर्स के साथ। और अब तो लोग अपनी आपबीती बता रहे हैं कि जब हम तहरीक इंसाफ के लॉयर से बात करते हैं तो इससे बेहतर है कि किसी वकील को ना ही लिया जाए। और ये आज का मामला नहीं है, कोई नहीं जाता। और फिर आपको ये खबर दें कि मरीम नवाज़ का जहाज़, उनकी गाड़ियों के इस्तेमाल के हवाले से एक दरख्वास्त चली गई जी इनके दफ्तर, और ये राइट टू इन्फॉर्मेशन की दरख्वास्त थी। इसके ऊपर उनसे पूछा गया कि गैर मुल्की दौरों की तफसीलात दी जाएँ, इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों का बताया जाए, अखराजात, सोशल मीडिया टीम के बारे में बताया जाए कि कितना पैसा खर्च हो रहा है। देखिए ये 7 अरब 6 अरब की जो हम कहानियाँ सुनते हैं, ये राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत पाकिस्तान की आवाम का हक है कि उन्हें पता चले कि उनके जो नुमाइंदगान सो कॉल्ड फॉर्म 47 वाले चलें सही, इनके इस्तेमाल में कितनी गाड़ियाँ, इनकी जो लाइफ स्टाइल है इस पर कितना पैसा पाकिस्तान की आवाम का खर्च होता है। लेकिन इस इंफॉर्मेशन को सरकारी तैयारी की और बाकी जो है वो रोक लिया गया। तफसीलात के मुताबिक एक अलग दरख्वास्त पंजाब हुकूमत के G500 लग्जरी जेट से मुतल्लिक मालूमात तलब की गई। गल्फ स्ट्रीम G500 जेट की मालियत तकरीबन 38 से 42 मिलियन डॉलर बताई जाती है। पंजाब हुकूमत ने इब्तदा में तैयारी की खरीदारी पर खामोशी इख्तियार की और बाद में कहा कि मुजवजा एयरलाइन मनसूबे का हिस्सा। और आपको याद होगा कि पंजाब की जो तर्जुमान या जो वज़ीर इत्तलात हैं उनकी तरफ से भी कहा गया कि ये एयर पंजाब का हिस्सा है। और राइट टू इन्फॉर्मेशन जी ये पंजाब का जी एक एक्ट है 2003 की दफ़ा 13 के तहत ये इन्फॉर्मेशन मांगी गई थी, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। वो क्यों देंगे, वो कभी भी नहीं देंगे। लेकिन इसमें काम ये हुआ है कि रिकॉर्ड के मुताबिक पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर बार बार समाअत मुलतवी करवाता रहा, जिस पर पब्लिक इन्फॉर्मेशन कमीशन ने सख्त वार्निंग दी और कहा कि लास्ट टाइम आपको हम कह रहे हैं और इसके बाद जो है इन्फॉर्मेशन आपको देनी होगी। दोस्तों रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि 2021 में साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की गाड़ियों की तफसीलात भी इसी कानूनी इस्तिस्ना के तहत रोकी गई थी। तो ये हर दौर में हुआ, चाहे उस्मान बुज़दार है, तहरीक इंसाफ या किसी की भी हुकूमत हो, ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक नहीं की जाती। देखिए ये जो कुर्सी है ना, ये बड़ी जालिम चीज़ है। जब आप इस पर बैठते हैं ना तो आप को अंदाज़ा ये होता है कि आपने क्या चीज़ छुपानी है और क्यों छुपानी है और किसके कहने पर छुपानी है। तो फिर आप हर चीज़ को छुपाना शुरू कर देते हैं। ये नारे रोटी कपड़ा मकान, वो जिसे रात को ना बच्चों के रोने की आवाज़ आया करती थी, हमजा शहबाज, वो किधर है? अब तो सुनने में आ रहा है कि उसकी रोने की आवाज़ भी नहीं आ रही, क्योंकि उसे हुकूमत से जिस तरह से कॉर्नर किया गया। बल्कि कोशिश वो कर रहा है हमारा भाई, लेकिन खैर जब तक मरियम पंजाब के अंदर है उसकी जो गुड्डी है वो नहीं चढ़ेगी। और फिर आपको ये भी खबर दें कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा
का करप्शन के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी का ऐलान। अच्छा, अब जहाँ तक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी साहब का ताल्लुक़ है, तो अलीमा खान ने इनके ऊपर एतमाद का इजहार किया और अलीमा खान को बताया गया कि अगर हमने KPK के अंदर भी अपनी हुकूमत को लूज़ किया तो फिर हर तरफ से हमें मार पड़ेगी। कम से कम हमारे पास अवाम की ताकत, KPK के अंदर हमारा मैंडेट मौजूद है और बहुत सारी चीज़ें हम अभी भी कर सकते हैं और हम कर भी रहे हैं। तो आज उन्होंने एक पैगाम भी दिया इस हवाले से, और जो उनकी बात हुई तो वो लास्ट जब उनकी मंगल वाले दिन मुलाकात हुई थी तो इसमें तमाम चीज़ें क्लियर की गई और उसके बाद अलीमा खान उनका दिफा करती हुई नजर आई हैं। दोस्तों, दो चीज़ें आज हुई हैं। एक तो 39 अफसरान के खिलाफ इंक्वायरियों का मामला है जो उठाया गया, 19 अफराद को मुअत्तल किया गया, 17 एहलकारों की मुलाजमतों से उनको फारिग किया गया और इसके अलावा 147 अफराद के खिलाफ कार्रवाई जो हो रही है। अच्छा, इसमें ना आज उन्होंने एक और भी बात कही। ये तो कार्रवाई गुड गवर्नेंस का मामला बिल्कुल ठीक है। उन्होंने एक काले चैनल का जिक्र किया। अब ये काला चैनल कौन सा है, ये अफरीदी साहब ज़रा बेहतर बता सकते हैं। उन्होंने कहा जी कि मनफी बयानी के लिए बाज़ काले चैनल्स लॉन्च किए गए। इन चैनल्स पर तकरीबन 3.5 अरब रुपए की सरमायाकारी, हुकूमत पर करप्शन के बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाना और आवाम को गुमराह करना। ये काले चैनल्स कौन चलाता है? 150 सहाफ़ियों से फार्म हाउसेस पर मुलाकातें की गई, माली फ़ायदे देकर हुकूमत के खिलाफ बयानी का एक टास्क दिया गया और रोज़ाना करप्शन के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। सबूत मांगे तो किसी के पास कोई सबूत नहीं होता और दूसरी जानिब 5300 अरब रुपए की करप्शन ऐसी है जिसकी निशानदही IMF की रिपोर्ट में भी आ गई। और इसमें आपको एक खबर ये भी दूं, और शहबाज शरीफ साहब ने बजट का टास्क दे दिया जी डाट साहब को। ये जो मैंने लिखा था ना कि अहम इस्टेब्लिशमेंट की शख्सियत को फारिग कर दिया गया, तो जो औरंगज़ेब साहब हैं वो किसकी ख्वाहिश पर और किसके मैंडेट के साथ आए थे? वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उनको लाया गया और इन्होंने अपनी शहरियत को कुर्बान किया, इस किस्म की बातें, नौकरी को कुर्बान किया। ये बाबू लोग हमेशा इस्टेब्लिशमेंट ही लेकर आती है। शौकत अजीज़ साहब आए थे, मोइन कुरैशी आए और बहुत सारे लोग आए जो पाकिस्तान के इस इकनॉमिक ढांचे के अंदर उनको रखा जाता है। ये कोई ना कोई बंदा ना वर्ल्ड बैंक से उठाकर और एशियन डेवलपमेंट बैंक और बाकी कहीं ना कहीं से उठाकर ले आते हैं और इस्टेब्लिशमेंट को लगता ही है कि क्योंकि इनके राब्ते हैं, ये लोगों को जानते हैं, इस सिस्टम को समझते हैं, तो ये जब ये हमारी डमी हुकूमत भीख मांगने के लिए जाएगी तो ये आसानी के साथ डील करेंगे। IMF के साथ डीलिंग इनकी अच्छी होगी। देखिए, एक तो पाकिस्तान को जो किस्त है वो मिल गई है। मुझे आज ने ये बात करते करते याद आ गया कि जो वज़ीर दिफा हमारे हैं ख्वाजा आसिफ साहब, वो कहा करते थे कि इतने हमें JF-17 के ऑर्डर्स मिल रहे हैं कि पाकिस्तान का अगले 6 महीनों के अंदर कर्जा जो ख़त्म हो जाएगा। तो भाईजान, एक और किस्त आपको मुबारक हो। तो ख्वाजा साहब, एक और आपको झूठ मुबारक हो, क्योंकि आपने ये बाल जो सफ़ेद ऐसे तो नहीं किए, ये धूप में थोड़ी सफ़ेद हुए हैं, आपकी इन स्टेटमेंट्स की वजह से सफ़ेद हुए। उम्र का तकाजा भी है। आई एम रियली सॉरी, मैं ये ना बदतमीज़ी कर जाता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, ये आपके करतूत हैं ख्वाजा साहब, जो करतूत दुनिया के सामने हैं, आपके झूठ हैं। दुनिया को आप कहते हैं जी कि वो एक हमने इदारा बनाया था कि इन्वेस्टमेंट आएगी। आज आप हाल देख लें कि 18 माह के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट आई, बल्कि हम पाकिस्तान को ना कर्जा उतारने के लिए मजीद कर्जा ले रहे हैं। और JF-17 तैयार है तो हमने बेच के पाकिस्तान का कर्जा उतारना था, तो कितने बेचे और कितना कर्जा उतरा, एक और किस्त आ गई है। अब दोस्तों, जो IMF के साथ डीलिंग हुई इसके ऊपर अब अंदर की मैं आपको खबर ये दे रहा हूँ कि डाट साहब पहले से उनकी ख्वाहिश थी कि यार ये मुझे फॉरेन ऑफिस में कहाँ फंसा दिया। अच्छा, वो हमेशा से ही चाहते थे कि पाकिस्तान में जो आपकी मैशत है, ये तमाम मामला मेरे कंट्रोल में, और नवाज शरीफ साहब ने हमेशा उनको प्रायोरिटी दी। ये इनको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। जब मिफ्ता इस्माइल साहब आए तो मिफ्ता इस्माइल साहब के इतने खिलाफ थे कि उन्हें पार्टी छोड़ना मंजूर हो गया, लेकिन उन्होंने इनके साथ काम करने से इनकार कर दिया। तो डाट साहब, एंड देन आपको याद होगा कि मरियम भी कहा करती थी कि मैं पूछती हूँ कि कर क्या रहा है, इस किस्म की हमने इनकी ऑडियोज भी सुनी। तो मिफ्ता इस्माइल का जाना, डाट साहब का आना, ये पहले से काम तय किया गया। लेकिन जब वो पाकिस्तान में तो औरंगज़ेब साहब सामने थे, फिर नवाज शरीफ साहब ने कहा कि यार मुझे तो आपने निकाल दिया है, चलें आप इनको एडजस्ट करें, तो इनको फिर फॉरेन मिनिस्ट्री एंड डिप्टी प्राइम मिनिस्टरशिप जो वो दे दी गई। अब ये टास्क जो है वो दे दिया गया है पाकिस्तान के अंदर नून लीग को कि भाई आप इस बार सारा का सारा जो है वो बनाएंगे बजट, और फिर डार साहब का नाम आया। अब औरंगज़ेब साहब इस कमेटी का हिस्सा ज़रूर होंगे, लेकिन वो फैसले नहीं करेंगे। शहबाज शरीफ साहब ने बजट साजी की जिम्मेदारी नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब को सौंप दी है। हुकूमत ने इब्तदाई बजट तजावीज़ को गैर तसली बख्श करार दिया। इसहाक डार की सरबराही में नई कमेटी तश्कील दी गई जो टैक्स पॉलिसी तजावीज़ का जायज़ा लेगी। मोहम्मद औरंगज़ेब को भी कमेटी में शामिल किया गया, मगर मरकजी इख्तियार डार को दे दिया गया। तो फारिग होगी ना इस्टेब्लिशमेंट की अहम शख्सियत।
और मैं आपको एक बात बताऊं, जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इनको ब्लैकमेल करना शुरू किया ना, एक बात आप याद रखिएगा कि नून लीग भी अब इस पोजीशन में आ गई है। अगर आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनको आंखें ना दिखा रही होती ना 28वीं तरमीम के मामले के ऊपर, तो नून लीग की भी जरूरत नहीं होनी थी कि औरंगजेब की जगह इनको कहा जाता कि डॉक्टर साहब आप आ जाएं। और अब एक और जगह ये भी बात हो रही है कि डॉक्टर साहब जो नया पैकेज मैंने आपको 2 रोज़ पहले खबर दी थी, उसमें ये कहा जा रहा है कि एन मुमकिन है कि फॉरेन मिनिस्टर जो है वो इसको बना दें बिलावल जरदारी को, और दूसरी तरफ डॉक्टर साहब को ये दोबारा काम दे दिया जाए जो उनका फेवरेट काम है। लेकिन डॉक्टर साहब को अब दुनिया के लोगों से मिल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, मुलाकात होती है, जेडी वेंस से मुलाकात हुई और बाकी लोगों से मुलाकात हुई, ट्रंप से भी मुलाकात हो जाएगी। तो जिन लोगों का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे उन लोगों से इन्होंने हाथ मिलाए। तो इस लेवल पर जब दुनिया में एक ऐसी जंग मईशत जिस पर डिपेंड करती है आप डील कर रहे हो, तो फिर पाकिस्तान के गले पर बैठने की नौकरी शायद आपको छोटी लगे। तो यहाँ पर ये मामला चल रहा है। और दोस्तों क्विकली ये जो पिंकी प्रोजेक्ट है ये भी मैं आपको बता दूं, जिस तरह से इसको लॉन्च किया गया और जितना इसको एयर टाइम मिल रहा है, एक ठीक है जी, टेलीविजन चैनल्स की एक मजबूरी होती है, एक सेंसेशनल न्यूज़ है, क्राइम स्टोरीज पाकिस्तान में क्या दुनिया में बिकती हैं। ब्रिटिश जो आपकी सारी की सारी जो कम्युनिटी है, नेशन, ये सबसे ज़्यादा क्राइम सीरीज़ को देखती है। तो इसमें एक सनसनी और आपको एक जो क्राइम जो सीरीज़ है और क्राइम एलिमेंट सारा नज़र आता है, जिस बुनियाद के ऊपर इस स्टोरी को टेलीविजन चैनल्स जो हैं बड़ा वेटेज देते हैं। लेकिन मामला इतने सादा नहीं है। 28वीं तरमीम, हालात, पीपल्स पार्टी, बाकी आपने सियासी मंजरनामे को भूलना नहीं है, क्योंकि इस पूरे मामले में 20-20 मिनट जगह मिल रही है डिस्कशन की, बुलेटिन्स और इनके प्रोग्राम्स। 20-20 मिनट, 35 मिनट का बुलेटिन होता है। अगर 20 मिनट्स आपने किसी खबर को आप जगह दे रहे हैं तो बहुत बड़ा इवेंट होगा। तो ये हदायत दी गई। मेरी आज 2 से बात हो रही थी इस बिज़नेस के अंदर जी, ये जो सहाफ़त का जो बिज़नेस बन गया पाकिस्तान में, इसको खैर बात करने का मकसद भी यही था कि ये बिज़नेस बन गया, कारोबार बन गया। लोगों से बात जब होती है तो बताते हैं कि क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, किस तरह से मैनेजर्स अब सहाफ़त को, एडिटोरियल पॉलिसी को लीड करें। तो वहाँ पे ये बताया गया कि आपने इस खबर को जो है वो टॉप प्रायोरिटी के ऊपर चलाना है। और दोस्तों इस वक्त आपकी स्क्रीन्स के ऊपर एक वीडियो चल रही है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप अपनी टीम के लोगों को मिलवा रहे हैं जी चीनी सदर से। और डोनाल्ड ट्रंप को जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है इस वीडियो के अलावा भी अगर आप देखें तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नज़र आते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से बहुत ज़्यादा कंपोज अंदाज में जो चीनी सदर हैं उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को रिसीव किया। और जैसा वो चाहते थे कि उनको इस्तकबाल मिले, वैसा इस्तकबाल उन्हें चाइना में नहीं मिला। और जो कोरिया का सरबराह है वो आया, उसको ज़्यादा प्रोटोकॉल मिला और चेहरे पे मुस्कुराहट भी ज़्यादा थी, और मुस्कुराहटों का तबादला भी हुआ। और बहुत सारे ऐसी वीडियोस आपको मिलेंगी। लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो इस वक्त आपके स्क्रीन के ऊपर, एक ताकतवर को जब असली ताकतवर के सामने उसका आमना सामना हुआ तो उसे पता चला कि यार मैं अकेला ही नहीं हूँ, दुनिया में मेरे से बड़ी एक ताकत भी मौजूद है। देखिए ये सारा इकोनॉमी का खेल है। आज इकोनॉमी और इसके साथ रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं उसकी रिफाइनिंग का जो काम है, ये चाइना इसमें बहुत आगे निकल चुका है। वेस्ट को अब एहसास ये हो रहा है कि भाई हमने तो इन्वेस्टमेंट नहीं की, लेकिन चाइना बहुत आगे निकल गया। तो आज वेस्ट चाइना के साथ बराबरी की बुनियाद के ऊपर मामलात को देखना चाहता है। जो सबसे अहम ब्रेक थ्रू अगर हो जाता है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप पब्लिकली तो इसको बात को मानते नहीं है, लेकिन मार्को रूबियो ने जो सेकेंड टियर लीडरशिप है वहाँ पे उन्होंने कहना शुरू कर दिया, जिनके ऊपर पाबंदी भी है चाइना के अंदर, जिनका नाम बदल कर उनको वहाँ पे वो लेकर आए कि हम चाहते हैं कि ईरान के ऊपर चाइना अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करे और उनको इस जंग से निकलने के लिए रास्ता दिया जाए। तो वो जो मैं आपको कह रहा था ना कि मिन्नत तरले शुरू हो गए, और पाकिस्तान कहता है कि ट्रंप साड़ा भरा है, लेकिन ट्रंप ये कह रहा है कि जो मेरा असल भाई है वो चीनी सदर है और आप हमारी मदद के लिए आए। लेकिन ईरान की डेवलपमेंट दोस्तों हम इंटरनेशनल में बड़ी तफसील के साथ इस पर बात करेंगे। मैं आपको ना जाते जाते एक खबर ये भी दे दूँ, और ख़बर अब ये आई कि 800 के करीब ड्रोन्स हमले हुए हैं जी, जिसमें 6 अफराद के हलाक और दर्जनों ज़ख्मी होने की इतलात आ रही हैं। रूस ने जी यूक्रेन के ऊपर 3 रोज़ा जंग बंदी के ख़त्म होते ही 800 ड्रोन्स के साथ हमला किया है। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने टेलीग्राम पर जारी बयान में दावा किया कि बुध के रोज़ रूस ने दिन भर में 800 ड्रोन्स लॉन्च किए। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस की जानिब से दारुल हुकूमत पोलैंड की सरहद के करीब कैफ और पोलैंड की सरहद के करीब मगरबी शहर और बहरे अस्वद के बंदरगाह समेत दीगर इलाकों को निशाना बनाया गया। तो इसकी फुटेजेस भी वो जारी कर देंगे, और उसमें 6 अफराद जो हैं उनके हलाक होने की तफसीलात सामने आ रही हैं। दोस्तों गैर मुल्की रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने यूक्रेन के इंतहाई मगरबी खित्ते को निशाना बनाया और स्लोवेकिया की सरहद पर वाक़या है। स्लोवेकिया की हुकूमत ने कहा कि वो सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर ज़मीनी सरहदी क्रॉसिंग को गैर मुय्यना मुद्दत के लिए बंद कर रहे हैं। तो ये एक अहम डेवलपमेंट है। मैं इंटरनेशनल के ऊपर इस पर तफसील से बात करूँगा। अपना ख्याल रखें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।